हाय एवरीवन, दिस इज़ अश्विन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का सेशन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पे बेस्ड है और ये इसका सेशन नंबर 3 है, यानी कि ऑलरेडी 2 सेशंस इसके हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो सेशंस ना देखे हों, चैनल की प्लेलिस्ट पे वो भी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी का वेलकम, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, मैंने प्रयास किया है कि एक बैलेंस्ड सेशन हो, मतलब कुछ रीअरेंजमेंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड हों, डिफ़िकल्ट हों, और कुछ रीअरेंजमेंट्स जो हैं वो एक एवरेज लेवल के हों, ताकि आप सबका कॉन्फिडेंस भी बना रहे और इंटरेस्ट भी डेवलप होता रहे। चलिए पहले रीअरेंजमेंट को पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें पहला सेंटेंस गिवन है, S1 मतलब सेंटेंस नंबर 1 ये गिवन है, और आगे के जो 4 सेंटेंसेस हैं उनके ऑर्डर को थोड़ा सा गड़बड़ किया गया है संभवतः। तो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें ये पता करना है कि आगे कौन सा सेंटेंस होगा, फिर उसके आगे कौन सा सेंटेंस होगा। तो फिर इस बेनिफिट का लाभ लीजिए। पढ़िए पहले सेंटेंस को। इट सेज द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इज गवर्न्ड बाय अ होस्ट ऑफ डिफरेंट लॉज। मतलब जो भारत का फाइनेंशियल सेक्टर है, जो अर्थशास्त्र वाला हिस्सा है, उसमें तमाम नियम है। अ सेट ऑफ डिफरेंट लॉज, अ होस्ट ऑफ डिफरेंट लॉज। मतलब होस्ट आप एक कलेक्शन को बोल सकते हैं, बहुत सारे लॉज हैं। अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले को पढ़िए। ईच ऑफ दीज बॉडीज, आप ये भी ध्यान से देखते रहिए कि मैंने कहीं कहीं पर चीज़ों को अंडरलाइन करके रखा है। ये आपको हेल्प देने के लिए मैंने किया है। कैसे आपकी हेल्प होगी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पी को पढ़िए। ईच ऑफ दीज बॉडीज, अब ये सेंटेंस जो है शुरू में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ईच ऑफ दीज बॉडीज लिखा है। बॉडीज संस्थाओं के लिए संभवतः आया है, लेकिन संस्थाओं का जिक्र तो अभी तक किया नहीं गया, तो फिर दीज कैसे आ सकता है? दीज है, दिस है, दैट है, दोज है, ये कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते ना। जैसे आपने कहा दिस बुक, दीज प्लेयर्स, तो पहले आप प्लेयर्स का जिक्र तो करिए संभवतः कहीं ना कहीं। तो ये स्टार्ट में नहीं आने वाला है। इसका मीनिंग क्या है? पढ़िए कि ये जो संगठन है, ये जो संस्थाएं हैं, हैज़ टेकन अ वाइल, इन्होंने थोड़ा समय लिया है, टू सेटल डाउन एंड स्टार्ट वर्किंग एफिशिएंटली। इन्होंने सेटल डाउन होने में और अपने कार्य को बेहतर तरीके से शुरू करने में, जिन कार्यों के लिए इन संस्थाओं को बनाया गया है, थोड़ा सा समय लिया है। अब अगर आप समझदार हैं तो क्यों नहीं आप पी के बाद सीधे एस को पढ़ते हैं? आप ध्यान से देखिए ना। लाइक द आरबीआई, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट जिसे सेबी कहा जा सकता है, एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे आईआरडीए कहा जा सकता है। यही तो वो संस्थाएं हैं जिनका जिक्र जो है वो पी में किया गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पहले एस आएगा, उसके बाद पी आएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अब एक छोटा सा और काम करिए। पी को फिर से पढ़िए। उसका मीनिंग ये कह रहा है कि इन सभी संस्थाओं ने, जो कि एस में जिनका जिक्र किया गया है, थोड़ा सा समय लिया है। दे हैव टेकन अ वाइल, थोड़ा समय लिया है सेटल डाउन होने में और अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने में। अब आप सीधे आर को क्यों नहीं पढ़ते? आर में देखिए सेबी फॉर एग्जाम्पल, वही बात जो पी में लिखी हुई है कि ये संस्थाएं जैसे आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, इन्होंने अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने में थोड़ा समय लगाया है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण के रूप में सेबी का जिक्र किया गया है, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। और आगे लिखा है हैज़ टेकन अबाउट 20 to 25 ईयर्स टू बी इफेक्टिव। इसे 20 से 25 साल लग गए हैं प्रभावी तरीके से काम करने में। तो फिर आपको साफ साफ अरेंजमेंट मिल गया है ना, एस पी आर। अब एक बात जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपकी, वो क्या है? S1 को देखिए। अ होस्ट ऑफ डिफरेंट लॉज, जोर से बोलिए, अ होस्ट ऑफ डिफरेंट लॉज, लॉज की बात हो रही। अब क्यू को पढ़िए। दैट वर इनैक्टेड, ये जो वर्ड इनैक्टेड है, इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन केस ऑफ लॉज। तो जब लॉज के लिए इनैक्टेड वर्ब का इस्तेमाल किया गया है तो लॉज के बाद ही इसको आ जाना चाहिए। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि लॉज की तरफ से आएगा, और वर्ब लॉज प्लूरल है इसीलिए दैट प्लूरल है, इसलिए वर्ब को भी प्लूरल कर दिया गया। आगे इनैक्टेड इसी लॉज की वर्ब हो गई। यही तो लिखा है कि तमाम लॉज हैं जिनको इनैक्ट किया गया था, जिन्हें लागू किया गया था एज एंड व्हेन नीडेड, जब जब जरूरत पड़ी, टू फॉर्म वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज, की तमाम नियामक संस्थाओं का गठन किया
किया जा सके। थोड़ा बहुत आप सबको आइडिया है कि ये जो आरबीआई, सेबी और आईआरडीए हैं, ये रेगुलेटरी बॉडीज ही तो है, तो सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ क्लियर है। क्यों में पहले तो लॉज की बात हो रही है, फिर क्यू में ही आगे जाके रेगुलेटरी बॉडीज की बात हो रही है, जिसका सीधा कनेक्शन एस से है, जिसमें इन्हीं रेगुलेटरी बॉडीज का नाम लिया गया है। फिर पी में ईच ऑफ दीज बॉडीज, जो कि एस में जिनका जिक्र हुआ है, उन्हें थोड़ा समय लगा है अपने काम धंधे को शुरू करने में, बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में। और फिर उदाहरण के रूप में आर में लिखा भी गया है कि हाँ, सेबी ने इतना समय लिया इफेक्टिव तरीके से सामने आने में। उम्मीद है आपको पहला रीअरेंजमेंट समझ में आया होगा। मैं एक बात साफ कर दूं कि आपको इन्हीं छोटी छोटी हेल्प से एक एक बड़े से सेगमेंट को सॉल्व कर देना है। यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि दीज आया है, लॉज आया था तो इनएक्टेड का कनेक्शन हुआ, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्यू में, और उसका एक एंटीसीडेंट होगा जो कि S1 में डिफरेंट लॉज की शक्ल में दिया गया है। फिर क्यू में ही रेगुलेटरी बॉडीज है जिसका रिलेशन आरबीआई, आईआरडीए, सेबी से है। फिर पी में इन्हीं बॉडीज की बात हो रही है। ये सब कनेक्शन आपको इस्टेब्लिश करना होगा और मुझे इसको समझाने में तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, पर आप इसे अपने लिए समझेंगे और अपने से करेंगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। 30-40 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में 30 से 40 सेकेंड्स ही देने चाहिए। अगर आपसे और ज़्यादा समय लगता है तो आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। मैं रेगुलर सेशंस इसके लाता रहूँगा और आपके पास भी जो बुक्स हों उनसे भी आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप इसका समाधान मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते रहते हैं कि सर उनसे ना रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एक ही समाधान है उसका। सर आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, बस आप रोज़ ट्राई करिए, अपने आप आपका ये जो सेक्शन वीक है ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। चलिए मूव ऑन करते हैं, अगले रीअरेंजमेंट को पढ़ते हैं। ये जो रीअरेंजमेंट नंबर 2 है, इसे देखिए, ये पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, इनफैक्ट काफ़ी स्टैंडर्ड होने वाला है, तो आप ध्यान से इसे समझिएगा। इसमें पहला सेंटेंस भी अरेंज्ड फॉर्म में है और जो लास्ट सेंटेंस है यानी कि सेंटेंस नंबर 6, इसे भी अरेंज्ड फॉर्म में दिया गया है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज मॉर्निंग में मैं ऐसे ही यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देख रहा था। चूँकि आज मॉर्निंग का सेशन नहीं लिया था मैंने, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा था, तो मुझे कुछ इंग्लिश के ही और टीचर्स दिखे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर एबिलिटीज़, मैंने ये देखा कि एक टीचर का मैंने वीडियो भी अपने को 4-5 स्टूडेंट्स को शेयर किया था। तो मतलब वो वही बात कि इतना ज़ोर शोर से, इतना चिल्ला करके, धमाकेदार तरीके से भड़बड़ काटते हुए पढ़ा रहे थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो एक प्रोफेशनल टीचर हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे वो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे हों। चलिए खैर, अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी शैली है। कोई अपनी कमी को कैसे छिपाता है और कोई अपनी कमी को कैसे छिपाता है। चलिए, या फिर कोई अपने टैलेंट को इस तरीके से दिखाता है और कोई अपने टैलेंट को जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे भी दिखाता है। चलिए, अच्छा, इस रीअरेंजमेंट को पढ़िए और इसमें जैसा कि मैंने बताया पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस अरेंज्ड फॉर्म में है, तो उनसे आपको मदद लेनी है। कुछ वर्ड्स भी मैंने अंडरलाइन किए हैं, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। S1, ट्रैफिकिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसी मुद्दे पर बेस्ड एक रीअरेंजमेंट हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें मानव तस्करी की जाती है, वो पिछले सेशन में जो रीअरेंजमेंट था वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे था, बच्चों की जो तस्करी होती है। इसमें ऑन द होल इस मुद्दे की बात की जा रही है। और कैसे की जा रही है सुनिए। ट्रैफिकिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट नीड्स कंसर्टेड इंटर स्टेट एंड इंटर एजेंसी एफर्ट्स। मतलब ट्रैफिकिंग जो है, जो तस्करी है, ये एक संगठनात्मक क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मतलब लोगों के ग्रुप्स होते हैं, है ना। जैसे कि कहा गया कि किसी एक व्यक्ति को किडनैप किया गया तो उसे यहाँ से वहाँ तक आप पहुँचाएंगे, फिर वहाँ से आगे कोई और पहुँचाएगा, वहाँ से आगे कोई और पहुँचाएगा, है ना। मतलब बायर्स सेलर्स सब होते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और इसको रोकने के लिए कंसर्टेड इंटर स्टेट इंटर एजेंसी एफर्ट्स चाहिए। राज्यों की बहुत अच्छी भागीदारी होनी चाहिए, आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए, और जो राज्यों की संस्थाएं हैं ना, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनका भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये लिखा गया। अब लास्ट सेंटेंस को समझिए। बिसाइड्स मेकिंग अरेंजमेंट फॉर देयर वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आपको ना मालूम हो तो वोकेशनल का मतलब व्यावसायिक से होता है, जिसमें आपको कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे कि आप
किसी काम धंधे के लिए तैयार हो सके। जैसे अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एक पॉलिसी थी, इसे लॉन्च किया था। ये वोकेशनल ट्रेनिंग देने का काम करती है। जैसे सिलाई करना सिखा दिया गया, बैटरी बनाना सिखा दिया गया, ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं। हाउसिंग एंड रीपैट्रिएशन, रीपैट्रिएशन एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नाउन है। आप जो जो भी टफ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें नोट डाउन करते चला करें। रीपैट्रिएशन का मतलब है किसी को उसके घर वापस भेज देना। जैसे कि एक बच्चे का अपहरण हो गया और फिर बाद में वो मिल गया और उसे वापस उसके घर पहुंचा दिया गया। ये नंबर 6 में लिखा हुआ है। अब बीच के सेंटेंसेस देखिए। हायर विजिटरी एलोकेशन आर नीडेड फॉर देयर इमीडिएट हेल्प एंड काउंसलिंग, मतलब ज़्यादा बजट में ज़्यादा पैसे एलोकेट करने की ज़रूरत है फॉर देयर इमीडिएट। आप देखिए देयर को मैंने अंडरलाइन किया है। ये देयर जो है संभवतः उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनका अपहरण हो जाता है, लेकिन अभी तक उन बच्चों का, उन व्यक्तियों का नाम तो लिया नहीं गया है। आप मेरी बात आप समझ रहे हैं? जो पीड़ित हैं, जो बच्चे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं, जो भी हैं, तो उनकी हेल्प और उनकी काउंसलिंग के लिए ज़्यादा बजटरी एलोकेशन को रखने की ज़रूरत है। तो ये अभी नहीं आ सकता क्योंकि दियर में जिनकी बात हो रही है उनका जिक्र अभी तक नहीं हुआ। आप क्यू को पढ़िए। द एंटायर मनी ट्रेल नीड्स टू बी ट्रैक्ड, ये जो पूरा धंधा है जिसमें पैसे का लेन देन होता है, इसे पूरे धंधे को ट्रैक करने की ज़रूरत है। एवरीवन इन्वॉल्व बी ट्राइड एज पर लॉ, और हर वो शख्स जो इस धंधे में, इस बिजनेस में, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल है, उस पर मुकदमा चलना चाहिए कानून के तहत। यहाँ पर जो ट्राइड वर्ब लिखी ना, एक वर्ड होता है ट्रायल। जब कोर्ट में मुकदमा चलता है तो कहते हैं ट्रायल चल रहा है। आपको याद हो पिछली सरकार के समय में 2G ट्रायल एक वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ था। 2G घोटाला हुआ था, फिर 2G ट्रायल हुआ था। ट्रायल मुकदमा जब चलता है, और उसी ट्रायल को वर्ब बना के जब यूज करते तो ट्राई का मतलब ऐसे तो प्रयास करना है, लेकिन कोर्ट में जब किसी पर मुकदमा चलाया जाता है तो वहां भी उसे ट्राई किया जाता है। सुन रहे हैं आप सभी लोग? कोर्ट में जब किसी पर मुकदमा चलाया जाता है तो वहां भी उसे ट्राई किया जाता है। तो पूरे के पूरे इस मनी ट्रेल को ट्रैक करने की ज़रूरत है, और हर वो व्यक्ति जो इसमें शामिल है उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है। अब आप आर को पढ़िए। अरेस्टिंग अ गिल्टी प्लेसमेंट एजेंट और शटिंग डाउन अ फैक्ट्री दैट एम्प्लॉयज ट्रैफिक्ड पर्सन्स। ये जो ट्रैफिक्ड पर्सन्स लिखा है ये उन लोगों के लिए है जिनका अपहरण कर लिया जाता है। अब संभवतः जब किसी व्यक्ति का अपहरण होता है तो या तो उसका सेक्सुअल अब्यूज होगा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होगा, या तो फिर एक तरीके से उसको मजदूर के रूप में कहीं पर भेज दिया जाएगा, है ना? यही सब तो होगा। तो वही लिखा है कि किसी अपराधी प्लेसमेंट एजेंट को जिसने ये काम किया हो अरेस्ट कर लेना, या वो पूरी की पूरी फैक्ट्री जो इस काम को करा रही है उसको अरेस्ट कर लेना। हाँ, या तो वो पूरी की पूरी फैक्ट्री जो ऐसे लोगों को नौकरी देती है, एम्प्लॉयज ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन्स, किन लोगों को? जिनका अपहरण किया गया हो, सिर्फ उनको ही बंद कर देना या फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट करना जिसने ट्रैफिकिंग करवाई हो, इज नॉट इनफ। ये वर्ड बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, इज नॉट इनफ। ये पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी किया जाना चाहिए। आप ध्यान से समझिएगा सर, इसी के बाद क्यों आ जाएगा, क्योंकि लिखा नहीं है आर में कि सिर्फ किसी व्यक्ति को जिसने अपहरण किया हो, या फिर वो फैक्ट्री जिसमें ऐसे लड़कों को, ऐसे लोगों को नौकरी दी जाती हो जिनका अपहरण हुआ हो, सिर्फ इन्हीं को पकड़ना और इन्हें बंद करना ही पर्याप्त नहीं है। पूरा काम क्या है? द एंटायर मनी ट्रेल नीड्स टू बी क्रैक्ड एंड एवरीवन इन्वॉल्व बी ट्राइड एज पर लॉ, है ना? हर किसी को ट्रैक करने की जरूरत है, हर कोई जो शामिल है इस धंधे में उस पर कानून के तहत मुकदमा चलाने की जरूरत है। तो आर और क्यू का रिलेशन है। और अब आप एस को ठीक से पढ़िए। द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ये जो ट्रैफिकिंग के, तस्करी के जो पीड़ित हैं, अब आपको एस में मिल गया वो नाउन जिसकी ज़रूरत आपको पी में पड़ेगी। सर पी में दियर इमीडिएट हेल्प लिखा नहीं है, तो उसी का तो नाउन यहाँ पे मिल गया। द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग स्पेशली चिल्ड्रन नीड सेफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन। जो पीड़ित हैं इस तस्करी के, इस धंधे के, खासतौर पे बच्चे, उनको सामाजिक और आर्थिक रिहैबिलिटेशन चाहिए। मतलब समाज भी स्वीकार करे और उन्हें पैसों से मजबूत भी किया जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और फिर
इसके बाद आप पी लगा दीजिए। इस काम को कैसे किया जाएगा, बजट में पैसे को बढ़ा करके, ताकि उनकी तुरंत हेल्प की जा सके और उनकी काउंसलिंग की जा सके। फिर S6 है, बिसाइड्स मेकिंग अरेंजमेंट फॉर देयर वोकेशनल ट्रेनिंग, हाउसिंग एंड रीपैट्रिएशन। इन सब चीज़ों को तो किया ही जाए, साथ ही साथ उनकी हेल्प की जाए और उनकी सही से काउंसलिंग की जाए कि जो हुआ वो हुआ, अब उन्हें फिर से ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस में RQSP एक सही ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग पहले भी जान गए होंगे कि यही सही तरीका है। हाँ, लेकिन मैं चूंकि टीचर हूँ तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सबको लेकर के चलना है। मुझे ऐसे पढ़ाना है कि हर किसी को समझ में आए। अगर 100 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि 100 लोग समझ जाए, 900 लोग ना समझे, या 900 लोग समझ जाए, 100 लोग ना समझे। ज़्यादा से ज़्यादा या संभवतः सबके सब समझें। उम्मीद है आपको ये सेशन भी ठीक लग रहा होगा। मेरे हिसाब से जो मैंने कहा था कि जो ये वाला रीअरेंजमेंट है ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा और आपको भी संभवतः अच्छा लगा होगा। चलिए अगले रीअरेंजमेंट को देखते हैं। जो अगला रीअरेंजमेंट है वैसे ये काफ़ी मॉडरेट है, आप इसे इजी भी कह सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपसे ये हो जाना चाहिए। अब आप देखिए पी में बट वेदर, ये तो तरीका ही नहीं ठीक है, आप पी से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी तो फेल हो गया। फिर उसके बाद क्यू में वेदर, वैसे तो जनरली वेदर से भी स्टार्ट नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि वेदर से स्टार्ट किया जा सके। फिर आर देखिए, दैट अराइज फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर्स, जो कि दूसरों का शोषण करने से आता है। अब इसमें भी अधूरी बात लिखी है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि एस से आपको स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट, सवाल ये नहीं है, द क्वेश्चन इज नॉट, सवाल ये नहीं है, विद सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लेजर आर इनेटली बैड। इननेट का मतलब है स्वाभाविक रूप से। ध्यान से देखिए, इननेट में NAT दिख रहा है आप सभी को। NAT इज अ रूट वर्ड। NAT नैट का मतलब बर्थ से होता है, इसी से नेचर बनता है, नेचुरल बनता है, नेशन बनता है, नेशनल बनता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, नेटिव बनता है, तमाम और वर्ड्स इसी से बन जाते हैं। नाटल बनता है, एंटी नाटल, पोस्ट नाटल, कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल इससे नहीं बनता। तो तमाम ऐसे वर्ड्स बनते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि सवाल ये नहीं है कि क्या सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लेजर, मतलब अलग अलग प्रकार का जो उत्साह है वो स्वाभाविक रूप से ही खराब है, बट वेदर अ सोसाइटी कैन रिजेक्ट फॉर्म्स ऑफ प्लेजर दैट अराइज फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या समाज ऐसा है कि ऐसे ऐसे सुख का वो त्याग कर सकता है जिसमें दूसरों को कष्ट दिया जा रहा है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि हर प्रकार का सुख जो है वो गलत है, लेकिन क्या समाज ऐसे सुख का त्याग कर सकता है जो दूसरे को कष्ट देकर मिला हो। ये इस रीअरेंजमेंट का ये जो एक सेंटेंस था बड़ा सा, उसका ये मीनिंग था। चलिए, तो आंसर इसका क्या है, SQPR। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये इजी था, इस वजह से ज़्यादा टाइम इस पे देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सवाल ये कर सकते हो, फिर इजी था तो क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया कि अलग अलग लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ टफ ही नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा लेट से सेशन को ज्वाइन किया है उन सभी का वेलकम। आगे अभी 2 और रीअरेंजमेंट्स होने हैं, तो उन 2 रीअरेंजमेंट्स पे ढंग से गौर करें। जैसा कि हर सेशन में टोटल में 5 रीअरेंजमेंट्स होते हैं, आज के सेशन में भी टोटल में 5 हैं। मैंने अपने हिसाब से 5 में से 3 रीअरेंजमेंट्स टफ रखे हैं और बाकी 1 मॉडरेट है, और अभी जो पिछला रीअरेंजमेंट था मेरे अपने हिसाब से वो ईजी कैटेगरी में आना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि जैसा मुझे लगता है वैसा ही आपको भी लगना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम के साथ, तभी आप अपने पेपर के साथ जस्टिस कर सकेंगे। इन बातों का ध्यान रखें। चलिए पढ़ते हैं रीअरेंजमेंट नंबर 4 को। इसमें भी पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है पहला सेंटेंस, इट सेज द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम इंपॉर्टेंट प्रीस्टली फंक्शंस। मतलब महिलाओं को एक्सक्लूड करके रखा जाता है, बाहर करके रखा जाता है फ्रॉम इम्पॉर्टेंट प्रीस्टली फंक्शन। समझ रहे हैं, जैसे कि महिलाओं को जो है वो
क्या कहेंगे आप? महिलाओं को पादरी नहीं बनाया जाता, हाँ, महिलाएं जो हैं वो मौलवी नहीं बन सकती हैं, हाँ, महिलाएं जो हैं वो पुजारी नहीं बन सकती हैं, हाँ, पांडित्य वाला काम नहीं करा सकती हैं। मेरी बात आप समझ रहे? कथावाचक महिलाएं नहीं हो सकती हैं, ऐसा ही कुछ लिखा गया है। प्रीस्टली फंक्शंस में यही सारी चीजें आएंगी। इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदुइज्म अलोन। सिर्फ हिंदुओं में ही ऐसा नहीं होता कि महिलाओं को कर्म कांड वाले कार्य में नहीं भेजा जा सकता, या कथावाचक नहीं हो सकती हैं महिलाएं। हिंदुओं में ही सिर्फ ये व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि आगे और धर्मों की भी बात की गई होगी जिनमें ये समस्या है, जिनमें इस प्रकार का एक्सक्लूजन होता है। आप इसे भेदभाव भी कह सकते हैं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ही माना जा सकता है। चलिए पी को पढ़िए। इनफैक्ट मेनी मॉस्क स्टिल डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ वुमेन। वास्तव में देखा जाए तो तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जो आज भी, स्टिल का मतलब आज भी, अभी भी महिलाओं की एंट्री भी नहीं अलाउ करती। मतलब ऐसी तमाम मस्जिदें हैं जहां आज भी महिलाएं पूजा के लिए भी नहीं जा सकती। ये पी में लिखा हुआ। क्यू को देखिए। प्रोग्रेसिव वुमेन इन इस्लाम टू, यहां पे जो टू एडवर्ब आया है ना, ये बहुत बड़ी मदद करेगा मेरी मानिए तो। इस्लाम और उधर हिंदुइज्म, और वहाँ लिखा भी था कि सिर्फ महिलाओं के साथ ये भेदभाव जो है सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं होता। प्रोग्रेसिव विमेन इन इस्लाम टू। प्रोग्रेसिव विमेन आप समझ रहे हैं, ऐसी महिलाएं जो नएपन के साथ आगे बढ़ रही हों, है ना, जो जो प्रोग्रेसिव नेचर में हों। तो इस्लाम में भी ऐसी महिलाओं को, जो नई सोच वाली महिलाएं होती हैं, हैव फॉर लॉन्ग बीन फाइटिंग फॉर अपॉइंटमेंट एज इमाम्स। इस्लाम में भी जैसा कि हिंदुओं में होता है वैसे ही इस्लाम धर्म में भी महिलाएं लंबे समय से लड़ रही हैं कि उन्हें भी इमाम्स का दर्जा मिल सके, उन्हें भी इमाम्स के जैसे मस्जिदों में या ऐसी संस्थाओं में अपॉइंट किया जाए। मेरे हिसाब से क्यों एक अच्छा कैंडिडेट है सिचुएशन को, स्टोरी को लीड करने के लिए S1 के बाद से। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। विच वुड गिव देम। अब ध्यान से देखिए, विच वुड गिव देम। अब देम किसके लिए आया है? संभवतः महिलाओं के लिए ही आया होगा। द पावर। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जब तक महिलाओं का जिक्र नहीं होगा तब तक देम नहीं आएगा। ये वाला सेंटेंस तब तक नहीं आ सकता। सो विच वुड गिव देम द पावर टू लीड प्रेयर्स इन मॉस्क। जो कि उन्हें ये अधिकार दे देगा कि वो मस्जिदों में प्रार्थना करा सकें। कौन सी चीज पावर दे देगी? जब महिलाओं को इमाम्स के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि क्यू का सीधा कनेक्शन आर से है? क्यू में लिखा हुआ है कि महिलाओं को इमाम के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाता है, अगर कर दिया जाए तो आर में लिखा है कि उससे उन्हें ये शक्ति मिल जाएगी, ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो भी मॉस्क में, मस्जिदों में प्रेयर्स करा सके, जैसे कि मेन करते हैं, जैसे कि मेल्स करते हैं। चलिए एस को पढ़ते हैं। द वंस दैट डू सो। जो ऐसा करते हैं। अब जब पूरा पढ़ेंगे तो देखिए क्या पता चलेगा। इसमें जो द वंस का वंस है ना सर, ये मॉस्क के लिए आया है। मेरी बात आप सुन रहे हैं? किसके लिए आया? मस्जिदों के लिए। कैसे? ध्यान से देखिए ना। द वंस दैट डू सो, जो ऐसा करती भी हैं मस्जिदें, सेग्रीगेट देम इन सेपरेट प्रेयर रूम्स। जो मस्जिदें महिलाओं की एंट्री करती भी हैं, देती भी हैं, तो वो उन्हें प्रार्थना के लिए अलग रूम्स में सेग्रीगेट कर देती हैं कि वहां पर वो प्रार्थना कर सकें, जहां पर पुरुष प्रार्थना करते हैं वहां ना कर सके। तो आपको नहीं लगता कि पी और एस का कनेक्शन है? पी में लिखा है कि तमाम मस्जिदें जो हैं वो महिलाओं की एंट्री ही नहीं अलाउ करती, और एस में लिखा है द वंस दैट डू सो, जो ऐसा करती भी हैं, वो इस तरीके से करती हैं कि महिलाओं को डिफरेंट प्रेयर रूम्स में बोलती हैं कि वहां जा करके वो प्रेयर करें। मेरे अपने हिसाब से क्यू से स्टार्ट करिए, क्योंकि S1 में एक धर्म विशेष की बात की गई है महिलाओं के संदर्भ में, और अलोन भी लिखा हुआ है, जोर दिया जा रहा है कि इसे ही आगे बढ़ाया जाए। और क्यू में यही लिखा है कि इस्लाम और उसके बगल में टू, वहां भी महिलाओं को आज़ादी ज़्यादा नहीं है। तो क्यू से स्टार्ट करिए, और क्यू के बाद अब जो चार में से दो ऑप्शंस क्यू से हैं, एक में क्यू के बाद पी है और एक में क्यू के बाद आर है। तो मैंने तो आपको क्लियर कर दिया कि क्यू के बाद आर आना चाहिए, क्योंकि
इमाम्स के तरीके से जब अपॉइंटमेंट होगा तभी तो उन्हें ये पावर मिलेगी कि वो भी जो है वो सभा का संचालन कर सके। तो क्यू आर हो जाएगा और पी एस का अपना पेयर था, क्यू आर का पेयर था। बाकी आप S6 को पढ़ना चाहते पढ़ लीजिए। द कैथोलिक चर्च टू हैज रिमेन्ड स्टबर्न इन नॉट अलाउइंग विमेन टू गो थ्रू द ऑर्डिनेशन सेरेमनी टू बिकम प्रीस्ट। मतलब जो चर्च है वो भी हमेशा से जिद्दी रहे हैं, मतलब अड़ियल रवैया, ऑर्थोडॉक्स नेचर बना के रखा है। कैथोलिक चर्च ने भी, वो भी ऑर्डिनेशन सेरेमनी नहीं होने देती। मतलब ऑर्डिनेशन सेरेमनी का मतलब है कि किसी को पवित्र बना दिया जाए और जाके आगे जाकर के वो पूजा पाठ कराने के योग्य हो जाए और स्वयं भी सम्मान के योग्य बन जाए। तो ये था आज के सेशन का रीअरेंजमेंट नंबर 4। कैसा लग रहा है आप सभी को, जरूर मुझे बताते रहें। देखिए अगर मैं बहुत तेजी से पढ़ा दूंगा तो सेशन तो छोटा हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का मुझे एक सजेशन आया कि आप सेशन को छोटा रखा करें, बहुत लंबा ना रखा करें। लेकिन मुझे बार बार समझ में आता है कि हो सकता है इससे व्यूज़ कम रहें, हो सकता है इससे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ें, लेकिन जो भी समझदार स्टूडेंट है, जिसको भी ज़रूरत है वास्तविक ज्ञान की, जब उसे धीरे धीरे सब कुछ समझाया जाएगा, एक एवरेज स्पीड में सब बताया जाएगा, जब तक वो खुद से कनेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ टीचर के ही कनेक्ट कर देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं को चाह के भी जब कोशिश भी करूं तो फिर नहीं हो सकता कि मैं बहुत रफ्तार में पढ़ा दूं। ये मेरे नेचर में भी नहीं है और मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। पॉपुलर तो मैं यूट्यूब पे ऐसे हो सकता है हो जाऊं, लेकिन वो जो पर्पस है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर्व किया जा सके, उन्हें हेल्प की जा सके, संभवतः वहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। चलिए अगले सेशन अगले रीअरेंजमेंट की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो लास्ट रीअरेंजमेंट है उसे पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और अगर कोई डिसलाइक कर रहा हो तो प्लीज़ हो सके तो रीज़न स्पेसिफाई कर दें कमेंट बॉक्स में। आपको ये पूरा राइट है कि आप वीडियो को जो प्रतिक्रिया देना चाहें दे सकें, लेकिन मुझे भी एक राइट है कि अगर आप मेरी चीज़ों को सराहा नहीं रहे हैं, नकार रहे हैं, तो आप उसका तर्क दें, उसकी वजह दें, ताकि यदि मैं समझदार हुआ तो अगली बार मैं और अच्छी तैयारी के साथ फिर आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप ज़रूर सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, चलिए आज के सेशन के आखिरी रीअरेंजमेंट को भी पढ़ लेते हैं। इसमें भी पहले सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को अरेंज किया करके रखा गया है। अगर आप सीडीएस और एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल मेंस में और सीडीएस इन दो एग्जाम्स में, कभी कभी एनडीए में भी इसी टाइप के रीअरेंजमेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस कहता है परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट मैटर्स इन इंडियन इलेक्शंस। मतलब भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें सरकारों की जो परफॉर्मेंस होती है कि उन्होंने 5 साल में कौन कौन से विकास के काम करवाए, ये मायने रखती हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। बट व्हाट मैटर्स मोर, पर ज़्यादा क्या मैटर करता है, इज परसेप्शन। ये थोड़ा सा फनी है और यही रियलिटी है इंडिया की, कि आप दिखा ले जाएं कि आपने बहुत सारा डेवलपमेंट करा रखा है। प्लीज़ आप किसी पार्टी विशेष को, लीडर विशेष को टारगेट नहीं करिए। मैं पढ़ा रहा हूं और आप सबको समझा रहा हूं, है ना। पॉलिटिकल डिबेट नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सब जानते हैं ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो उनमें ये बात मायने रखती है कि सरकारों ने कितनी अच्छी सर्विस दी है लोगों को, क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है इन 5 सालों में। लेकिन ज़्यादा मैटर ये करता है कि लोगों के बीच में माहौल क्या बना है, परसेप्शन क्या बना, लोगों को लग क्या रहा है कि ये सरकार अच्छी है या अच्छी नहीं। आप कैसा परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, रियलिटी कुछ और हो और परसेप्शन कुछ और हो, ये ज्यादा मैटर करता है। लोगों को क्या लगता है कि आप उनके हित में हैं या नहीं है, ये ज्यादा मायने रखता है। ये पहला सेंटेंस है। अब S6 को देखिएगा। इस रीअरेंजमेंट में मैं आपको टेंस वाली भी एक बात आप बताऊंगा, उसे ध्यान दीजिएगा। दैट इट केयर्ड,
ये जो केयर्ड लिखा है ये पास्ट टेंस है। और S1 में देखिए क्या लिखा है, परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट मैटर्स प्रेजेंट है, और आगे व्हाट मैटर्स मोर में फिर से प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट और पास्ट का एक कॉम्बिनेशन है, कहीं पर प्रेजेंट होगा कहीं पर पास्ट होगा, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने शुरुआत इसकी प्रेजेंट से करी है S1, और इसका एंड आप जो है वो पास्ट से कर रहे हैं। तो जानते हैं, आप एक काम करिए, जो S6 लिखा हुआ है जहां पे दैट इट केयर्ड यानी कि पास्ट लिखा हुआ है, उसके पहले उन्हीं सेंटेंसेस को रखिए जो कि पास्ट टेंस में हो। ये सब तरीके होते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं। ये सब मतलब जब आपको नॉलेज होगा, तमाम बातें मालूम होंगी, तो ये सब उसी में आपकी हेल्प करने के लिए हैं। चलिए पी को पढ़िए, रादर दैन। अब आप समझिएगा, रादर दैन कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकता, और फिर दैन लगा है तो आप यूं भी समझ लें कि इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री भी देखने को मिलेगी। रादर दैन by actual developmental work done during its tenure, बजाय इसके कि जो वास्तविक कार्य हुआ है विकास का, वो सरकार उस पार्टी के टेन्योर में या उस चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में हुआ है। किसी से कनेक्शन है इसका, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप पी का मीनिंग बहुत अच्छा नहीं निकाल सकते। क्यू पे जाइए, बट वॉट प्रूव्ड, अब आप समझिएगा, बट ऐसे तो नहीं आ जाएगा। बट वॉट प्रूव्ड इवन मोर डिजास्टर्स फॉर द कांग्रेस वॉज इट्स इनएबिलिटी टू क्रिएट अ परसेप्शन, मतलब और ज्यादा खतरनाक क्या रहा, बट वॉट प्रूव्ड इवन मोर डिजास्टर्स फॉर द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा खतरनाक ये रहा कि कांग्रेस असमर्थ रही, इनेबल रही, उसकी इनेबिलिटी कि वो एक परसेप्शन नहीं बना सकी। कैसा परसेप्शन? यही कि हमने विकास कराया है, हम आपकी केयर करते हैं, हम आपके लिए हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, है ना, ये सारे परसेप्शन। आर को पढ़िए, ट्रू मिस गवर्नेंस प्रूव्ड कॉस्टली फॉर द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। सत्य बात है कि जो मिस गवर्नेंस थी कि कांग्रेस ने गवर्नेंस ठीक से नहीं की, शासन अच्छा नहीं रहा कांग्रेस के समय, कांग्रेस लेड यूपीए के समय, जो कि बहुत भारी साबित हुआ कांग्रेस के लिए। अब आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिए, आर और क्यू का कनेक्शन है। ये बात सच है कि हाँ, मिस गवर्नेंस मतलब सही से शासन ना चला पाना, ये कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। बट व्हाट प्रूव्ड इवन मोर डिजास्टर्स, लेकिन और ज्यादा खतरनाक क्या साबित हुआ? आप देखते क्यों नहीं आर में मिस गवर्नेंस के बगल में प्रूव्ड लिखा है, और बट क्यू में भी व्हाट प्रूव्ड इवन मोर डिजास्टर्स भी लिखा हुआ? तो कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो रहा है कि कांग्रेस अच्छे से शासन नहीं कर पाई, ये उसके लिए भारी रहा। और ज्यादा भारी ये रहा कि वो लोगों के बीच में एक परसेप्शन नहीं बना सकी कि वो डेवलपमेंट कर रही है, उसकी इनेबिलिटी कि वो एक अच्छा परसेप्शन नहीं बना सकी। तो आर और क्यू का पेयर है, साथ ही साथ आर और क्यू पास्ट में भी है सर, तो S6 से भी इनका रिलेशन हो सकता है। अब जरा एस को पढ़िए, द चांसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी गेटिंग री इलेक्टेड, जो सरकार सत्ता में हो, जो पार्टी सत्ता में हो, सत्ताधारी दल, उसके फिर से चुने जाने के चांसेस जो हैं आर मोर, ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा रहते हैं, ड्यू टू द परसेप्शन द गवर्नमेंट क्रिएट्स अबाउट डेवलपमेंट। आप समझिए, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ये लिखा है कि किसी भी सत्ताधारी के लिए फिर से चुने जाने के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जब वो एक परसेप्शन बना लेती है, एक माहौल बना लेती है लोगों के बीच में कि हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास किया जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एस में री इलेक्टेड के बाद आर लगा, और आर के बाद क्या लिखा है? मोर लिखा। मोर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद दैन आना चाहिए, और पी में देखिए दैन लिखा हुआ, रादर दैन। तो एस और पी का पेयर है ना, लिखा नहीं एस में कि किसी भी पार्टी के फिर से चुने जाने के चांसेस तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब वो एक परसेप्शन बना लेती है विकास को लेकर के, रादर देन बाय एक्चुअल डेवलपमेंट, है ना। वास्तविक डेवलपमेंट ज्यादा मैटर नहीं करता है कि वास्तव में काम हुआ है या नहीं हुआ है, उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि माहौल कैसा बनाया जा रहा है। तो एस के साथ पी आना चाहिए, फिर आर के साथ क्यू आ जाना चाहिए, और आर क्यू में कांग्रेस की बात की गई थी, पास्ट टेंस भी था, और S6 में देखिए लिखा दैट इट केयर्ड,
अब आप समझिए क्यों में लिखा नहीं है, वॉज इट्स इनएबिलिटी टू क्रिएट अ परसेप्शन, एक परसेप्शन नहीं बना सकी, दैट की, ये दैट जो है कंजंक्शन है, की बोल रहा है, दैट इट केयर्ड, इट जो है वो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का प्रोनाउन है, और केयर्ड पास्ट टेंस है, जो कि कांग्रेस तो पास्ट की बात है। इट केयर्ड फॉर द नीड्स ऑफ द कॉमन मैन, कि आम लोगों के लिए कांग्रेस ने काम किया। चलिए, ये था ये वाला रीअरेंजमेंट। आज के सेशन के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, ज़रूर मुझे बताएं। हाँ, मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आप सभी को दूं, रेलेवेंट कंटेंट दूं। और मैं आपको ये बता दूं कि कल मॉर्निंग का जो सेशन होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड होगा। पिछले 2 सेशंस फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आया है सभी स्टूडेंट्स का, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो मैं इस सिलसिले को बना के रखना चाहूँगा। तो कल मॉर्निंग में संभवतः 11 बजे के आसपास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और शायद बेल आइकॉन को प्रेस कर रखा होगा। तो कल सुबह 11 बजे के आसपास मिलते हैं, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।